अबॉर्शन का डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्सपल्शन या एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकलना फ्रॉम इट्स मदर, फ्रॉम द मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस। एम्ब्रियो हो या फीटस हो, मतलब क्या हो, 9 वीक्स हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है, एम्ब्रियो मतलब क्या, 9 वीक्स तक के फीटस को एम्ब्रियो बोलते हैं, या 9 वीक से ज्यादा का भी हो। अगर वो 500 ग्राम से लेस वेट कर रहा है और वो सर्वाइवल का इंडिपेंडेंस नहीं है उस पे, मतलब क्या कि वो डिलीवर भी हो जाए, नॉर्मल लेबर से भी अगर वो एक्सपेल आउट हुए तो भी वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए कैपेबल नहीं है, उसे बोलते हैं अबॉर्शन। यूजुअली अबॉर्शन का जो होता है वो 20 वीक्स के पहले और 500 ग्राम से, ये दो चीजें याद रखनी है कि जो फीटल वेट होता है वो 500 ग्राम से छोटा होता है, कम होता है, और वीक्स होते हैं वो 20 वीक्स के अराउंड होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी 20 वीक्स है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में तो अबॉर्शन का डेफिनेशन लागू ही नहीं होता है, पहले और सेकंड ट्राइमेस्टर में ही अबॉर्शन हो सकता है। तो अब फर्स्ट को, अब ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन कॉज क्या है, क्यों होगा ये? तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अगर फीटल्स में कोई भी टाइप का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो फिर उसे ऑटोमेटिकली वो अबॉर्शन में लैंड अप होता है। मतलब ये देखो, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू नेचर कि भगवान अपने आप से ही, अगर वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है फीटस में, तो पहले तो उसे अबॉर्ट करने के लिए इट्स अ इम्पोर्टेंट कॉज। ओके, और सेकेंड इम्पोर्टेंट कॉज है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, वो होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। अब ये ध्यान में रखना है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ये फीटल कॉज है, क्योंकि वो फीटस में अबनॉर्मलिटी है इसलिए वो अबॉर्ट हो रहा है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट कॉज है जो सेकंड ट्राइमेस्टर में मिलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ अबॉर्शन विच इज सीन इन द सेकंड ट्राइमेस्टर इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। मतलब क्या, इनकॉम्पिटेंट होना मतलब कि इनकेपेबल होना, कि भाई वो फीटस को अब आफ्टर 1 8 5, मतलब 500 थोड़ा बड़ा हो रहा है जैसे फीटस, तो वो उसको होल्ड करने के लिए सक्षम नहीं है सर्विक्स, तो इसे बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अभी हमें सबको पता है कि हमारे बॉडी में 22 पैर ऑफ ऑटोसोमल एंड 1 पैर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पैर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड 1 पैर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। उसमें से सेक्स क्रोमोसोम XX हो तो फिर मेल बेबी होता है, XY हो तो फीमेल बेबी होता है, और ऑटोसोम 22 पैर होते हैं। पैर मतलब दो क्रोमोसोम की जोड़ी होती है। अब जो कॉमन ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, दो की जगह, पैर की जगह ट्रिपलेट हो क्रोमोसोम के आर्म पे तो उसे ट्राइसोमी बोलते हैं, और दो की जगह अगर सिंगल ही हो क्रोमोसोम, पैर की जगह इट इज सिंगल, तो उसे मोनोसोमी बोलते हैं। ओके, सो मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी जो होता है वो 16 होता है। मतलब क्या कि 16 आपको क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा ट्राइसोमी होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए द मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी इज 16। उसके बाद उसके पीछे 13, 16, 18, 21 और 22 ये भी बार बार पाए जाते हैं, दे आर फ्रीक्वेंटली सीन। तो ये याद करने, 13, 16, 18, 21 और 22 ये ट्राइसोमीज कॉमनली सीन होते हैं। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और ऑटोसोम्स होते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम अगर पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन स्पेसिफिकली सेक्स क्रोमोसोम एनोमली कौन सी है, तो वो होती है मोनोसोमी। ओके, मोनोसोमी मतलब 45 के एक्स। ओके, मतलब जैसे मैंने बोला कि एक्स एक्स या एक्स वाई होना चाहिए, उसकी जगह पे 45th क्रोमोसोम सिर्फ एक सिंगल मोनोसोमी है, मतलब सिंगल क्रोमोसोम है, इट इज नॉट अ पैर, तो वो होती है मोनोसोमी। तो मोनोसोमी ऑफ 45X इज द मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोम एनोमली विच इज एसोसिएटेड विद अबॉर्शन। ओके, मतलब ट्राइसोमी पूछा गया तो ट्राइसोमी 16, और मोनोसोमी पूछा गया तो मोनोसोमी 45X। आई गेस आई एम क्लियर नाउ। मैं फिर से शॉर्टली रिवाइज करती हूँ। अबॉर्शन मतलब 500 ग्राम से कम वेट का फीटस और 20 वीक से पहले। उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन कॉज होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, सेकेंड ट्राइमेस्टर का होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी कौन सी हो सकती है और कौन सी मोस्ट कॉमन है। अगर ट्राइसोमी पूछा गया तो ट्राइसोमी 16 इज मोस्ट कॉमन।
और अगर मोनोसोमी और वो भी स्पेसिफिकली टू सेक्स क्रोमोसोम पूछा गया तो मोनोसोमी ऑफ 45X इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शंस। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये ट्राइसोमी जो कॉमनली सीन है उसके एक सिंड्रोम बोलते, सिंड्रोम मतलब सेट ऑफ साइंस, मतलब ये 3-4 साइंस अगर साथ में दिखे तो उसे सिंड्रोम बोलते हैं। तो फिर ये बहुत कॉमनली सीन है इसलिए उसको टिपिकल नाम दिया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नाम से पूछ सकते हैं एग्जाम में कि दिस इज रिलेटेड टू ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम। ओके, सो मैंने ऐसे याद रखा था, पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13। जैसे हम 13 इयर्स के होते हैं, इट इज द एज ऑफ एंटरिंग इनटू टीन एज। 12 के बाद 13 इज अ टीन एज। तो टीन एज में होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम पटाते हैं लोगों को। ठीक है, वी ट्राई टू कन्विंस पीपल कि वी आर राइट। तो इट इज कॉल्ड एज पटाउ सिंड्रोम। तो ऐसे याद रखना है। उसके बाद व्हेन वी गो टू कॉलेज तो सबका क्या ख्वाब होता है हम एडवर्ड यूनिवर्सिटी में जाए। ओके, सो एडवर्ड इज द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ट्राइसोमी 18 याद रखना है एडवर्ड। और ट्राइसोमी 21 होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ऐसे याद रखो 21 तक यूजुअली ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर अधोगति शुरू हो जाती है। ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो फिर ये 3 ट्राइस देखो कैसे भी याद रखो, बट ये हमें तीनों सिंड्रोम अलोंग विद ट्राइसोमी याद रखना है। इसलिए दिस इज अ ट्रिक विच आई हैड यूज्ड। 13 मतलब व्हेन वी एंटर इनटू टीनेज लाइफ तो वी वांट टू कन्विंस पीपल, तो पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट ट्राइसोमी 18 वी ड्रीम ऑफ गोइंग टू अ कॉलेज, इसलिए एडवर्ड सिंड्रोम। एंड 21 कॉलेज खत्म हो गया भाई, अभी लाइफ नॉर्मली शुरू करो, तो डाउन सिंड्रोम। ओके, और एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है क्रीडुचेट सिंड्रोम। इसका मीनिंग क्या होता है कि पार्शियल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जितने क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हमने बोला कि देयर आर पैर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें शॉर्ट आर्म होता है और लॉन्ग आर्म होता है। उसमें से भी शॉर्ट आर्म का अगर पार्शियल डिलीशन हो जाए तो उसे क्रीडुचेट सिंड्रोम बोलते हैं। नाउ जैसे हमने देखा कि जैसे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी एक कॉमन कॉज है, उसी तरह सेकेंड जो प्रैक्टिकली क्लिनिकली हमें देखने मिलता है वो है एंडोक्राइन कॉजेस ऑफ मिसकैरेज। एंडोक्राइन से आप समझ लो, एंडोक्राइन इज मोस्टली रिलेटेड टू हॉर्मोन्स, राइट। तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने में हॉर्मोन्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज हार्मोनल बैलेंस ना हो तो फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। इसलिए हमने सुना होगा प्रेगनेंसी कुछ लोगों में जिसमें रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री होती है, उन्हें हार्मोनल सपोर्ट बहुत दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसमें एंडोक्राइन जो होता है दैट इज नॉट इनफ, एंडोक्राइन सिक्रीशंस बॉडी के इनफ नहीं होते हैं इतने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सके कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू होने दें। ठीक है, फिर देखते हैं ये एंडोक्राइन कॉज कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है LPT, व्हाट इट इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्रोलिफरेटिव फेज होता है और सेकंड ल्यूटियल फेज होता है। इसमें मेन डिफरेंस हम लोग ओवरीज से रिलेट करते हैं। ओवरीज में जब फॉलिकल डेवलप होता है, डोमिनेंट फॉलिकल होना, फिर वो फॉलिकल ओवम में कन्वर्ट होना और ओव्यूलेशन होना, मतलब फर्स्ट 14 डेज ऑफ साइकिल को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव साइकिल। मतलब उसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है फॉलिकल का, राइट। और जो सेकेंड फेज है आफ्टर ओव्यूलेशन, जो कॉर्पस ल्यूटियम लेफ्ट आउट होता है, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम फिर डिग्रेड होते होते कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बाइकन्स, ऐसे करके कॉर्पस अल्बा, ऐसे करके फिर वो डिजेनरेट होता है। ओके, सो सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम भी खुद सिक्रीट करता है। ओके, और ल्यूटियल फेज इज अ फेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राइट। और प्रोलिफरेटिव फेज इज अंडर द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो पहली साइकिल मिड हाफ ऑफ द साइकिल इज अंडर द इंप्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, सेकेंड हाफ इज अंडर द इंप्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। आई गेस आई एम क्लियर टिल हियर। अब क्या होता है, एलपीडी में जो ल्यूटियल फेज होती है जो एक्चुअली 14 टू 15 डेज की होनी चाहिए, वो शॉर्ट होती है, मतलब 10 डेज की 8 डेज। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम, उसके सिक्रीशंस कम हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन ब्लड में कम रह रहा है और उसके वजह से ये जो पीरियड 14 डेज का है वो शॉर्ट है। ओके, सो उसके वजह से
अर्ली मिसकैरेजेस पाए जाते हैं, मतलब ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के लिए अगर एम्ब्रियो यूट्रस में एंटर करता है, लेकिन अगर एलपीडी है, मतलब ल्यूटियल फेस का सपोर्ट अच्छा नहीं है, तो फिर वो इम्प्लांट नहीं हो सकता है, तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत होती है और फिर वो फ्लश आउट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं अर्ली मिसकैरेज, as implantation and placentation are not supported adequately. Okay, I guess I'm clear here. Next important is progesterone deficiency, thyroid abnormalities, that is hypo या hypothyroidism अगर पेशेंट में हो तो भी उन्हें मिसकैरेज हो सकता है, एंड डायबिटीज मेलाइटिस. ओके, तो एवरीथिंग आर रिलेटेड टू hormones, right? Diabetes is related to insulin secretion, thyroid abnormalities are related to hypothyroidism, progesterone deficiency, and the most important is LPD. American College of Obs and Gynec recognize only two type of tests as having clear value in the investigation of recurrent miscarriage. अब क्या होता है जब मिसकैरेज होता है पेशेंट का, तो उसमें कुछ टेस्ट करवानी पड़ती है, भाई ये मिसकैरेज क्यों हुआ. तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनेक ने सिर्फ 2 ही रिकमेंडेशन दिए हैं. जैसे WHO का रिकमेंडेशन होता है, वैसे गायनेक एंड ऑब्स के लिए ACOG करके इंस्टीट्यूट है, दैट इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनेक, उनके गाइडलाइंस बहुत हद तक फॉलो किए जाते हैं. तो उनके हिसाब से जो 2 टेस्ट करवाने चाहिए रिकरेंट अबॉर्शन में, वो होती है, पहले है पेरेंटल साइटोजेनेटिक एनालिसिस, मतलब दोनों पेरेंट्स का कैरियोटाइपिंग करना. साइटोजेनेटिक मतलब कि जो क्रोमोसोमल है उसका एनालिसिस करना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोटाइपिंग. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंड एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी एसे. ये जो ऐसे होता है वो मदर में किया जाता है, इसे बोलते हैं कि उसका ऑटो इम्यून कोई कॉज तो नहीं है ना, ये फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं. अब हम देखते हैं कि अबॉर्शन के टाइप्स कैसे हो सकते हैं. सबसे ब्रॉड डिवीजन होता है स्पॉन्टेनियस या रिकरेंट, मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी रही और उसका अबॉर्शन हो गया, एक ही बार अबॉर्शन हुआ, तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. और नेक्स्ट टाइप होता है, उसे बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन. ये एक दिक्कत की बात होती है, मतलब 3 से ज्यादा बार कॉज हो या ना हो, लेकिन बार बार अबॉर्शन हो रहा है. भाई प्रेगनेंसी रही, वापस अबॉर्ट हो गया, प्रेगनेंसी रही, अबॉर्ट हो गया, ऐसे 3 बार से ज्यादा हुआ, तो उसे बोलते हैं केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन. और अगर वो फर्स्ट टाइम अगर पेशेंट को अबॉर्शन हुआ है, पेशेंट आपके पास आई है, तो इट इज अ केस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. और फिर हम देखते हैं कि ये जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है वो किस टाइप में हो रहा है, मतलब उसका एक्सपेलिंग आउट कैसे हो रहा है, उसके ऊपर से उसके टाइप्स होते हैं. सबसे पहला होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन. अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको एग्जाम में कि कौन सा अबॉर्शन रिवर्सिबल है, मतलब रिकवरी पॉसिबल है, ओके, तो वो जो होता है वो होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन. मतलब क्या थ्रेट है कि डर है अबॉर्शन का. थ्रेट का लिटरल मीनिंग होता है डर होना. तो इट इज अ क्लिनिकल कंडीशन व्हेन देयर इज अ थ्रेट ऑफ अबॉर्शन. लेकिन ऐसी स्टेज में नहीं है कि वो अबॉर्शन हो रहा है और उसको रोकना इम्पॉसिबल है, बट थ्रेट है, साइंस दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े ब्लीडिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंट कम है, ऐसे सब ध्यान में आ रहा है, बट स्टिल ये स्टेज पर नहीं गया कि वो कम्प्लीटली अबॉर्ट हो चुका है. सो देयर थोड़ा सा चांस हो सकता है कि हम उसे बचा सके, फीटस को. तो थ्रेटेंड अबॉर्शन इज द ओनली टाइप ऑफ अबॉर्शन जो रिकवर होना इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते. देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ मैनेजमेंट. Okay, so it is a clinical entity where process of abortion has started but has not progressed to state from which recovery is impossible. अब डायग्राम में देखिए, आपको अच्छे से समझेगा कि थोड़ा सा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, अबॉर्शन स्टार्ट हो रहा है, बट फीटस इंटैक्ट है, फीटस सैक के अंदर है, तो थोड़ा सा इसमें स्कोप रहता है कि रिकवरी इज पॉसिबल. फिर हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट. इनएविटेबल मतलब बचना नामुमकिन,
मतलब ऐसी क्लिनिकल कंडीशन जब प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इतना आगे की स्टेज में प्रोग्रेस हो चुका है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है। जैसे आप देख सकते हो, इसमें ब्लीडिंग भी हैवी हो रहा है, फीटस भी अपने जगह से मूव होके सर्विक्स की ओर बढ़ चुका है। तो फिर ये टाइप के अबॉर्शन को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, फीटस को नहीं बचा सकते। फिर नेक्स्ट और सबसे सेफेस्ट टाइप ऑफ अबॉर्शन कौन सा होता है? सो इट इज अ कंप्लीट अबॉर्शन। मतलब पूरे के पूरे फीटस और उसके जो प्लेसेंटा, जितना भी प्लेसेंटा डेवलप हुआ है, जो भी ब्लड सप्लाई का डेवलप हुआ है एंडोमेट्रियम में, वो पूरा का पूरा अलोंग विद द डेसिडियो वो एक्सपेल आउट हो जाता है इन मासेस। मासेस मतलब टुकड़ों टुकड़ों में दिखता है। दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन इज द सेफेस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा एक्सपेल आउट हो जाता है। थोड़ा ब्लीडिंग होना, थोड़ा थोड़ा होना, या फिर एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होना, और मासेस पूरी तरह से ना एक्सपेल आउट होना, 10-15 दिन तक कंटिन्यूस ब्लीडिंग होना, ये सब चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लिनिकली डिफिकल्ट होती है टू मैनेज। कंप्लीट अबॉर्शन अगर स्टार्ट हुआ और पूरा का पूरा विथ मासेस फीटल अगर एक्सपेल आउट हो गया, पूरा जब ये एंडोमेट्रियम यूट्रस एम्प्टी हो जाता है, ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग इसमें स्टॉप हो जाता है। ओके, so this is the type of complete abortion which is the safest. And incomplete abortion में क्या होता है? Here the entire products of conception are not expelled, but part is left inside the uterine cavity. मतलब देखो, आप देख सकते हो कि ब्लीडिंग भी चालू है, बट पूरा का पूरा कंसेप्शन का प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला, थोड़ा पार्ट अभी भी यूट्रस के अंदर है, तो इसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। ये क्लिनिकली थोड़ा सा कैसे होता है, इसमें ब्लीडिंग कंटिन्यूस चालू रहता है फॉर फ्यू डेज, पेन भी रहता है पेशेंट को, तो दिस इज लिटिल डिफिकल्ट। सो कंप्लीट अबॉर्शन इज द सेफेस्ट क्लिनिकली टू मैनेज, क्योंकि उसमें पूरा ही फीटस अलोंग विद द प्रोडक्ट सब कुछ एक्सपेल आउट हो जाता है, और इसमें सब कुछ एक्सपेल नहीं होता है, आधा पार्शियली एक्सपेल होता है, इसलिए उसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ अबॉर्शन इज सेप्टिक। इट इज सेप्टिक का मतलब क्या होता है? इन्फेक्टिव। तो जिस अबॉर्शन में क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन दिखे यूट्रस का, उसे बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। मतलब क्या कि भाई डिस्चार्ज है, उसमें बहुत ही ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिख रहा है, पस दिख रहा है, उसमें से बहुत बदबू आ रही है, बहुत ही बैड स्मेलिंग है, पेन बहुत है, फीवर है पेशेंट में, ये सब चीजें सेप्टिक अबॉर्शन से रिलेटेड है। ये कब पाया जाता है? तो क्लिनिकली जब भी पेशेंट ट्राई करता है कोई भी अबॉर्टिफिशियल ड्रग से घर पे या गांव में, जैसे कुछ ना कुछ ट्विग्स होते हैं या ऐसे कोई भी नॉट एन आइडियल मेथड ऑफ अबॉर्शन से अबॉर्शन इंड्यूस करने की कोशिश करता है। ओके, कुछ तो भी यूज करके वजाइनली कुछ तो भी इंसर्ट करके उसे अगर बच्चा गिराना हो, तभी अगर उसके ऐसे कोई प्रैक्टिस से वहां पे सेप्टिक फोकाई बन जाता है, उसके वजह से अबॉर्शन तो होता है लेकिन वो सेप्टिक होता है। मतलब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फीवर हाई होता है पेशेंट में, और उसके साथ सब एविडेंस मिलते हैं इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस के। दिस इज अ वेरी टफ सिचुएशन और ये हमें अवॉइड करना चाहिए। Abortion usually considers septic whether a rise of temperature at least 100.4 degree Fahrenheit for 24 hours. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अबॉर्शन इज मिस्ड अबॉर्शन। अब इसमें क्या होता है कि फीटस तो डेड हो जाता है, लेकिन वो यूट्रस के अंदर ही इंटैक्ट रहता है, वो बाहर एक्सपेल आउट नहीं होता। तो इसके वजह से अभी ये अगर फीटल डेड हो चुका है, तो ऑब्वियसली उसमें ममिफिकेशन होगा, राइट? तो ये ममिफिकेशन कब स्टार्ट होता है? आफ्टर 12 वीक्स। तो ऐसे फीटस हो जाता है क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई, उसका न्यूट्रिएंट, उसका सब कुछ जो खाना पीना है, वो इट इज अ डेड फीटस, वो ग्रो तो होने नहीं वाला है। जस्ट बिकॉज यूट्रस इंटैक्ट है, सर्विक्स ओपन नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो अपने आप से सेल्फ एक्सपेल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो हो जाता है। एज इट इज अ डेड, इट टर्न्स इनटू अ मम्मीफाइड फीटस। ओके, और मिस्ड अबॉर्शन में प्रॉब्लम क्या होती है कि यूट्रस इतना टाइटली इंटैक्ट होता है सर्विक्स कि वो ओपन अप नहीं होता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मीजोप्रोस्ट एक टैबलेट आती है विच इज प्रोस्टाग्लैंडिन E1। वो 800 मिलीग्राम वजाइनली प्लेस करते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, सर्विक्स डायलेट होता है, सर्विक्स ओपन होता है, और फीटस नीचे डिसेंड हो जाता है। और ये रिपीट कर सकते हैं डोज आफ्टर 24 आवर्स।
ओके। नेक्स्ट इज रिकरेंट मिसकैरेज। जैसे मैंने कहा 3 से ज्यादा टाइम अगर कंसेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ तो उसे रिकरेंट मिसकैरेज बोलते हैं। अब मैं सब अबॉर्शन के टाइप फिर से क्विकली रिवाइज करती हूँ। थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब कि देयर इज अ थ्रेट ऑफ अबॉर्शन बट उस हद तक नहीं गया कि वो रिवर्स नहीं कर सके। इनएविटेबल एकदम ऑपोजिट है, अबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है और इस हद तक गया है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है। कंप्लीट में पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर एक्सपेल आउट होता है इन मासेस। इनकम्प्लीट में एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल नहीं होता है, कुछ रिमेन रहता है यूट्राइन कैविटी में। सेप्टिक अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन अलोंग विद इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, उसमें राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, फीवर होता है पेशेंट को। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, बेबी डेड हो जाता है, फीटल डेड होता है इसलिए मम्मीफाई हो जाता है, लेकिन सर्विक्स डायलेट नहीं होता इसलिए वो बाहर नहीं आ पाता। इसकी ट्रीटमेंट में क्या है, सर्विक्स डायलेट कर दो ऑटोमेटिक मम्मीफाइड फीटस बाहर निकल जाएगा। इसलिए मीजोप्रोस जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, वो 800 मिलीग्राम वजाइनली पोस्टीरियर फॉर्निक्स में अप्लाई करना है। उसकी वजह से क्या होगा, सर्विक्स डायलेट हो जाएगा और फीटस एक्सपेल हो जाएगा। रिकरेंट मिसकैरेज मतलब कंटिन्यू सीक्वेंस में 3 से ज्यादा बार अगर मिसकैरेज हो रहा है बिफोर 20 वीक्स तो उसे रिकरेंट मिसकैरेज बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाते हैं। जैसे हमने बोला कि मिसकैरेज या अबॉर्शन 20 वीक्स के पहले होता है, राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शन होता है द मेन कॉज इज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। सेकेंड में हमने क्या बोला, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो अब हम थोड़ा सा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के बारे में जानेंगे। पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये जो नॉर्मल सर्विक्स होता है इसमें म्यूकस प्लग होता है और सर्विक्स अच्छे से क्लोज्ड होता है, उसकी वजह से फीटस पूरे 9 मंथ्स ऐसे इंटैक्ट रहता है। वेरएस अगर इनकॉम्पिटेंट है मतलब अक्षम सर्विक्स है कि वो फीटस को होल्ड करने में अगर सक्षम नहीं है तो क्या होता है, ये जो सर्विक्स ओपन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, ये एमनियोटिक फ्लूइड सैक होता है और मेम्ब्रेन्स होता है वो सब वजाइना में एंटर करते हैं। इसके वजह से क्या होगा कि वो बस्ट आउट हो जाएंगे और एक्सपेल कर देंगे फीटस को। ओके, so cervical incompetence is characterized by painless cervical dilatation in the second or early third trimester with ballooning of the amniotic fluid sac into the vagina followed by rupture of membrane and expulsion of usually a live fetus. Cervical incompetence usually second trimester में पाया जाता है या early third में। यूजुअली जब सर्वाइकल डायलेटेशन एक्सपेक्टेड कब है कि फुल टर्म हो जाए उसके बाद सर्विक्स को ऑटोमेटिकली डायलेट होना एक्सपेक्टेड है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही अगर ये डायलेटेशन हो रहा है और उसकी वजह से अमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन ये सब नीचे बल्ज आउट हो रहे हैं तो वो बर्स्ट आउट होते हैं, मतलब अमनियोटिक फ्लूइड निकल जाता है। और अगर बड़ा हो फीटस तो वो लाइव फीटस ही डिलीवर होता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाता है, यूजुअली फीटल डेथ ही होता है क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसका वेट कम होता है, उसका साइज कम होता है, ऑर्गन डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होता है, इसलिए वो फीटस और भले वो लाइव हो फिर भी वो कुछ टाइम में डेड हो जाता है। द यूजुअल टाइमिंग इज 16 to 24 आवर। एक बार अगर सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट हुआ तो कंप्लीटली एक्सपेल आउट होने में 16 to 24 आवर्स लगते हैं। थैंक यू। इसके रिलेटेड और कोई डाउट्स होंगे हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब इसका इलाज क्या है, अगर हमें डायग्नोज हो गया है कि भाई सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डायग्नोज कैसे होगा, अगर यूएसजी में दिखे कि शॉर्ट सर्विक्स है, 2.5 सेंटीमीटर से भी सर्विक्स का लेंथ कम है, और दूसरी चीज फनलिंग हो रही है इंटरनल ऑस से। फनलिंग होना मतलब क्या, सब जो मेम्ब्रेन्स है वो इंटरनल ऑस में ऐसे फनल हो रहे हैं। ओके, दैट इज फनलिंग का लेंथ कितना है, वो भी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा फनल आउट हो चुके हैं। फनलिंग आपको ये डायग्राम से क्लियर होगा, ये जो है वो फनलिंग है, दैट इज तब मेम्ब्रेन्स ये सर्विक्स में आ रहे हैं। तो इंटरनल ऑस का फनलिंग होना और सर्वाइकल लेंथ कम होना, ये दो चीजों से हमें डायग्नोस होगा कि ये सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, डायग्नोस होने के बाद हम क्या करेंगे, उसका क्या इलाज है, तो 2 इम्पोर्टेंट ऑपरेशन किए जाते हैं। सबसे पहले तो कब करते हैं, तो 14 वीक्स पे इसका ऑपरेशन किया जाता है, 14 वीक्स के बाद कभी भी, राइट। और
क्या करते हैं इसमें, जिसको इसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि टाँके लगाना। मतलब क्या कि ये जो आप पहले कहाँ पे है, ये सर्विक्स है, ये ही इनकॉम्पिटेंट है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे सूचरिंग कर लेते हैं, मतलब सर्विक्स का मुंह पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर इसके दो ऑपरेशन कॉमन है, एक तो मैकडॉनल्ड्स ऑपरेशन एंड शिरोडकर्स टेक्निक। ठीक है, ये कैसे है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ये जैसे हम पर्स को कैसे पर्स स्ट्रिंग्स फ्यूचर बोलते हैं इसको, जैसे कि ऑल्टरनेट इसको इंसर्ट करो, बाहर लो, थ्रेड को इंसर्ट करो, बाहर लो, थ्रेड को इंसर्ट करो, बाहर लो, जैसे एक पोटली बन जाती है, उसी तरह से यहाँ पे फिर गार्ड बांधते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स ऑपरेशन इज द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर्स नाउअडेज। इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है और ब्लड लॉस कम होता है। ठीक है, ये भी मैकडॉनल्ड्स एनसर्कल जो ये ऐसे दिखेगा बाहर से, अंदर डालो बाहर लो, अंदर डालो बाहर लो, ऐसे करके यहाँ पे फिर फ्यूचरिंग होती है। और ये कहाँ पे किया जाता है, इंटरनल ऑस पे किया जाता है, जंक्शन ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के। नेक्स्ट ऑपरेशन जो बहुत फेमस है वो है शिरोडकर्स ऑपरेशन। इसमें टेक्निकली मोर इन्वॉल्व है, ये टेक्स लॉन्गर टाइम टू परफॉर्म। इसमें क्या करते हैं, पोस्टीरियर इंसिजन लेते हैं, एंटीरियर इंसिजन लेते हैं सर्विक्स में, और थ्रेड ऐसे डाल के यहाँ से निकालते हैं। इसे बोलते हैं शिरोडकर्स टेक्निक। अब प्रोफाइलैक्टिक मतलब पहले ही अबॉर्शन होने पहले ही प्रिवेंटिव या प्रोफाइलैक्टिक सर्कुलेज कब करते हैं, अराउंड 14 वीक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, सर्कुलेज 14 वीक्स के अराउंड ही किया जाता है, और 36 वीक्स, ये याद रखना है, हम वो डिस्कस करेंगे। मैकडॉनल्ड्स ऑपरेशन इज नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल। अगर एब्जॉर्ब हो गया तो फिर वो तो 2-3 वीक्स में वापस एब्जॉर्ब हो गया तो वापस उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो नॉन ऑब्जॉर्बेबल मटेरियल से करते हैं, पर स्ट्रिंग फ्यूचर होता है, जितना ऊपर कर पाए इंटरनल ऑस के लेवल पे उतना अच्छा होता है ये ऑपरेशन। और द स्टिच शुड रिमूव एट 37 वीक्स, क्योंकि 37 वीक्स के बाद कभी भी कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। और ये नॉन एब्जॉर्बल मटेरियल है, इसलिए स्टिच को रिमूव करना जरूरी है। अगर एब्जॉर्बेबल होता है तो हम लोग रिमूव नहीं करते फ्यूचर्स। इफ स्टिच इज नॉट कट इन टाइम, अगर भूल गए कि भाई इसने कभी ऑपरेशन कराया था, या उसका अगर प्लेस चेंज हो गया, डॉक्टर चेंज हो गया, और याद नहीं रहा पेशेंट को कि उसका ऐसा कुछ है, तो स्टिच को रिमूव नहीं किया और ऐसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए, तो लेबर के टाइम यूट्राइन रप्चर हो सकता है, या फिर सर्वाइकल टियर हो सकता है, क्योंकि हमने सर्विक्स के वहां पे फ्यूचरिंग किया है। सो टियर या यूट्राइन रप्चर, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस इफ यू फॉरगेट टू रिमूव द स्टिच ऑफ द फ्यूचर।